नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारे चल रही है पॉलिटिकल साइंस की एक श्रृंखला, जिसमें हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। आज हम बात करेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 30 की, और आगे 31 संपत्ति का अधिकार की। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी बात अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में की गई है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार उनको दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक 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 अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात की गई है कि अनुच्छेद 29 में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो हमारे यहाँ पर दो अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। हम बात करेंगे कि अल्पसंख्यक किनको मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि भारत के भूभाग भारत के भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों को भारत के भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार है। कि भारत के निवास क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी नागरिक है, व्यक्ति है, उन सबको क्या है? अपनी संस्कृति, बोली, भाषा व लिपि का क्या है? संरक्षण करने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि अल्पसंख्यक किनको मानते हैं। तो भारत के भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो बात करते हैं अल्पसंख्यक किसको माने अपन। अल्पसंख्यक किनको मान सकते हैं? अल्पसंख्यक किसको मान सकते हैं? अल्पसंख्यक किसको मानेंगे? अल्पसंख्यक की बात क्या की गई है यहाँ पर? केवल धार्मिक व भाषाई आधार पर, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है। भाषाई एग्जाम में ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ जाए कि अल्पसंख्यक निम्न में से किसको माना गया है। तो धार्मिक व भाषाई जो व्यक्ति हैं उनको क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। भाषाई व धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है। और अल्पसंख्यक की परिभाषा की बात करें, अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? ऐसे धर्म जिनकी जनसंख्या क्या है? 50% से कम है। ऐसे धर्म जिनकी जनसंख्या क्या है? 50% से कम है, उनको क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। ये किसने कहा? ये अल्पसंख्यक की बात उस न्यायालय ने बताया कि ऐसी लोगों की जनसंख्या जिनकी जनसंख्या में वहां के निवास क्षेत्र में कितनी है? 50% से कम है, उनको क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। और अल्पसंख्यक का आधार क्या होगा? धार्मिक व भाषाई आधार अल्पसंख्यक का होगा। तो बात करें कि भारत में बात करें तो छह क्या है? छह धर्म को क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। किसको माना गया है? छह धर्मों को क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। छह धर्म को क्या माना गया है? अल्पसंख्यक। एक तो मुस्लिम धर्म को, एक जैन, उसके बाद बात करें एक बौद्ध, इसके बाद बात करें ईसाई, एक है सिख और एक है पारसी। इन छह समुदायों को क्या माना गया है? अल्पसंख्यक माना गया है। इनको क्या माना गया है?
अल्पसंख्यक माना गया है। ये 6 समुदाय हैं जिनको क्या माना गया है, इन 6 समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय और पारसी समुदाय, इनको क्या माना गया है, अल्पसंख्यक माना गया है। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 29 की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कि भारत के निवास क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिक जो क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और बोली का क्या कर सकते हैं, उनको संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी में बताया गया है, इसी अनुच्छेद में बताया गया है 29 में कि राज्य द्वारा वित्त पोषित, अनुच्छेद 29 में यह भी लिखा गया है कि द्वारा वित्त पोषित राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को संस्कृति, लिपि, बोली, भाषा, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिकों को क्या नहीं किया जा सकता, उनमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखना, किसी भी नागरिकों को क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी नागरिकों को राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, मूल वंश व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में जाति, धर्म, मूलवंश और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसके आधार पर, प्रवेश से। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, मूलवंश व भाषा, जाति, धर्म, मूलवंश व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात इन आधार पर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो क्या कर सकता है, किसी भी संस्थान में प्रवेश ले सकता है। जो संस्थान क्या है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, उनमें संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति के साथ प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, जाति, धर्म, मूलवंश और भाषा के आधार पर। तो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 में क्या है, अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक है, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी जो बोली है उनका क्या कर सकते हैं, उनके लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनकी देखरेख स्वयं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक नागरिक अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, अपनी संस्कृति, बोली, भाषा का धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक नागरिक अपनी बोली, संस्कृति, भाषा की संरक्षण के लिए
के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन स्वयं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि जो धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक नागरिक है वो अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, लिपि इनका क्या कर सकते हैं, इनका संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशासन स्वयं देख सकते हैं। बोली, भाषा, लिपि इनका क्या कर सकते हैं, धार्मिक एवं जो भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन स्वयं देख रेख कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, स्वयं देख रेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या बात की, अनुच्छेद 29 में हमने बात की ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को है अपनी बोली, भाषा, लिपि इनका क्या कर गया है, इनका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। और राज्य द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में किसी भी अल्पसंख्यक नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 में है कि जो भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक के दो आधार है, क्या है, भाषा एवं धार्मिक, इनके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, अपने हितों का संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, बोली, लिपि, भाषा के हितों के संरक्षण के लिए वो संस्था स्थापित कर सकते हैं और उनकी देखरेख स्वयं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 30 में बताया गया है। आगे अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि राज्य यदि किसी शिक्षण राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं के राज्य द्वारा या राज्य यदि किसी शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए कार्य करता है तो इन अल्पसंख्यक संस्थाओं का, ऐसे लिखो आप, अल्पसंख्यक संस्थाओं, इन अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक इन अल्पसंख्यक संस्थाओं का विकास भी किया जाएगा, अर्थात इनको भी अन्य संस्थाओं की तरह महत्वपूर्ण माना जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि राज्य यदि किसी संस्थाओं के विकास के लिए, राज्य द्वारा जो शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं तो वो क्या करेगा, इनकी उपेक्षा नहीं करेगा, इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी क्या करेगा, विकास के लिए कार्य करेगा, इनकी उपेक्षा नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 30 में ये भी लिखा है, राज्य यदि किसी शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए कार्य करता है, अर्थात उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं लाता है, तो इन अल्पसंख्यक संस्थाओं का विकास भी किया जाएगा, अर्थात अन्य संस्थाओं की तरह इन्हें भी क्या माना जाएगा, महत्वपूर्ण माना जाएगा। इनके विकास के लिए भी क्या करेगा, राज्य कुछ न कुछ योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगा। तो अनुच्छेद 29 की बात की हमने, अनुच्छेद 30 की बात की, अनुच्छेद 29 की हमने बात की कि अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद हमने बात की कि राज्य द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, मूल वंश व भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में बात की, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक नागरिक अपनी संस्कृति, बोली,
भाषा लिपि की संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन अर्थात देख रेख स्वयं कर सकते हैं। इसी में कहा गया है कि राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो वही कार्य इन संस्थाओं के विकास के लिए किए जाएंगे, ताकि क्या हो, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण हो। और अल्पसंख्यक का हमने आधार क्या माना है, भाषा व धार्मिक, भाषा व धर्म के आधार पर हमने क्या माना है, अल्पसंख्यक का आधार माना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 क्या है, यह है संपत्ति का अधिकार। क्या है अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार, जो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं, केवल 6 अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद को कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया तथा इसे भाग 12 के तहत भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में एक संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 31 क्या था, अनुच्छेद 31 एक संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार था, इसे मूल अधिकार से हटा दिया जाता है। और भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत इसको क्या दे देता है, इसको एक अधिकार बना दिया जाता है, इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, संवैधानिक अधिकार। तो इसको कब हटाया जाता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया जाता है। इस प्रकार हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया जाता है, जोड़कर एक क्या बना जाता है, संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो पहले संपत्ति का अधिकार था हमारा, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 की बात करते हैं, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब हमारा क्या है, ये मूल अधिकार नहीं है, पहले 7 थे अब 6 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। कब हटाया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया है, भाग 12 अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 301 में क्या बना दिया गया है, इसको संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, और इसमें यह बताया गया है कि अब ये संवैधानिक आधार है। अब इसके तहत क्या है, अब क्या है, किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात क्या कर दिया गया है, अर्थात इसमें क्या किया गया है, विधिक अधिकार बनाने से, संवैधानिक अधिकार बनाने से क्या हुआ है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना अर्जित संपत्ति से, कानून के बिना अर्जित संपत्ति से वंचित नहीं
किया जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना अर्जित संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मान लो इसका कहने का मतलब है किसी के पास संपत्ति है, तो आप उसको अगर संपत्ति से वंचित करोगे तो कानून के माध्यम से कर सकते हो, बिना कानून के आप उसको क्या नहीं कर सकते, संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात अर्जित संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि अपना विधिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है संपत्ति रखना। अगर हमें संपत्ति से वंचित किया जाता है तो वह कानून के बिना नहीं किया जा सकता, हमें कानून के तहत ही क्या किया जा सकता है, संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। इसी में आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 31A। अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31A में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 31A में कहा गया है कि राज्य जो हमारी संपत्ति है उनका अधिग्रहण कर सकता है और जो निजी व्यापार है उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुच्छेद 31A के तहत राज्य जो हमारी निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण कर सकता है और जो निजी व्यापार है उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और इसके बदले में हमें की जाएगी, इसके बदले में जब राज्य द्वारा हमारी संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, इसके बदले में हमें क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी, कुछ पैसे दिए जाएंगे जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए। लेकिन उस राशि के लिए हम न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। जो राज्य ने हमें राशि दी वह मान्य होगी, उसके लिए हम उसको राज्य में चुनौती नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 31A में कहा गया है, अनुच्छेद 31A में यह बताया गया है कि राज्य क्या कर सकता है? जनहित में, राज्य जनहित में, राज्य जनहित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है और निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इसके द्वारा अर्थात राज्य के द्वारा जो क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और उसको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कि राज्य जनहित में क्या कर सकता है? निजी संपत्ति जो हमारी संपत्ति है उसको ले सकता है और जो निजी व्यापार है उनका क्या कर सकता है? उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और इसके बदले में हमें क्या दिया जाएगा? राज्य के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी, कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। और उन पैसों को हम न्यायालय में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हमें कम पैसे दिए गए हैं, मेरी संपत्ति तो बहुत करोड़ों की थी लेकिन मेरे को लाखों रुपए दिए गए हैं, हम उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 31A में कहा गया है। यह अनुच्छेद 31A में कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31B में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 31B में कहा गया है, अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि ऐसे अधिनियम जिनको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। और 9वीं अनुसूची आपको पता है पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 31 में बताया गया है कि ऐसे अधिनियम
ऐसे अधिनियम जिनको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कि ऐसे अधिनियम या कानून जिनको 9वीं अनुसूची में रखा गया है तो उनका क्या नहीं किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 31B में लिखा गया है। अनुच्छेद 31B किसकी बात करता है, कि 9वीं अनुसूची की बात करता है। इसमें जो कानून रखे गए हैं, इनमें जिन कानूनों की व्याख्या की गई है, जिन अधिनियमों को इसमें 9वीं अनुसूची में रखा गया है, उनकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C की बात करते हैं। अनुच्छेद 31C में क्या है, अनुच्छेद 31C में बताया गया है कि अनुच्छेद 39B व 39C के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अनुच्छेद 39B और 39C की उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद कोई कानून बनाती है, कोई कानून पारित करती है जिससे मूल अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है, तो वो इन कानूनों को क्या नहीं बनाए, असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात ये कानून मान्य होंगे। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 31C की। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 39B में क्या है, अनुच्छेद 39C में क्या है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39B व अनुच्छेद 39C के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसद कोई कानून बनाती है तथा यह कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो भी किन कानूनों को जो संसद बनाती है 39B और 39C के तहत, उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा। तो बात करते हैं अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C में बात की गई है अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C की। अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व में है। भाग 4 पढ़ेंगे, उसमें नीति निर्देशक तत्व है। तो 39B में बताया गया है कि जो समुदाय है, जो हमारा समाज है उसमें समुदाय है, उसमें क्या करेंगे, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए और स्वामित्व तो इस प्रकार होना चाहिए कि सभी का क्या हो, भला हो, सर्वोत्तम लाभ सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग तो उच्च चला जाए, एक वर्ग निम्न रह जाए। तो 39B में क्या क्या कहा गया है, 39B में कहा गया है कि
समुदाय में भौतिक संसाधनों का वितरण व स्वामित्व इस प्रकार हो कि सभी के समाज के सभी वर्गों का सर्वोत्तम साधन उपलब्ध हो, सभी का भला हो। यह अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि जो भौतिक संसाधन है उनका वितरण और स्वामित्व इस प्रकार होना चाहिए कि सभी का लाभ हो, सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए, सभी का क्या हो, भला होना चाहिए। 39C की बात करें तो 39C में यह कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अर्थव्यवस्था का इस प्रकार प्रबंधन करेगा। राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि क्या हो, लाभकारी केंद्रीकरण ना हो, किसी भी चीज का क्या नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात वो सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद 39C में कहा गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन या अर्थव्यवस्था की व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि उसका क्या नहीं होना चाहिए, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि उसका विकेंद्रीकरण को एक जगह केंद्रीकृत व्यवस्था अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 39B की साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो कि सभी का भला हो। अनुच्छेद 39C की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार हो कि उसका केंद्रीकरण ना हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसद कोई कानून बनाती है, अर्थात 39C के उद्देश्य के लिए कोई संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। और ये कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31। अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 31 क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अर्थात करने का मतलब है कि अनुच्छेद 39B बनाया हमने, अनुच्छेद 39C बनाया। इन दोनों अनुच्छेदों को संसद द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। और यह बनाया गया कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 इसका क्या करता है, उल्लंघन करता है, अर्थात समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो भी ये जो कानून है 39B और 39C, तो भी उन कानूनों को, अर्थात 39B और 39C की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कानून बनाए गए हैं, और ये कानून क्या करते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करते हैं। तो भी अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C कानूनों को अवैधानिक, असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात ये कानून मान्य होंगे, ये लीगल होंगे, इनको अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। ये क्या होंगे, ये विधि मान्य होंगे। तो अर्थात अनुच्छेद 39B जो साधनों का स्वामित्व से संबंधित है और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से संबंधित है। 39C ये क्या है, अगर ये अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं तो भी ये क्या होंगे, मान्य होंगे, ये क्या होंगे, ये लागू होंगे, इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 31C में। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते। और इसमें लिखा गया है इस विधि या इस कानून को, इस विधि या कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो अनुच्छेद 39 और C के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको अगर वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का क्या करते हैं और 31 का उल्लंघन करते हैं तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हमारा अनुच्छेद 31A की बात की। इसके बाद हमने अनुच्छेद 31B की बात की और 31C। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 हमारे सभी अनुच्छेदों का सर्वोपरि अनुच्छेद कहा जा सकता है। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। और ये अनुच्छेद 32 है क्या है, ये हमें क्या करता है, उच्चतम न्यायालय का रक्षक व गारंटी प्रदान करता है। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 को बात करें हम तो लिखेंगे अनुच्छेद 21 को,
अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा व हृदय बताया है या कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय किसको कहा है? संविधान की आत्मा व हृदय अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया है। अनुच्छेद 32 को, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर, मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थात हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है, जो हमारे मूल अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है और उसमें क्या कर सकता है? उल्लंघन होने की चुनौती दे सकता है। यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 क्या है? यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रक्षक तथा, यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रक्षक तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रक्षक तथा मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 उस न्यायालय को रक्षक तथा मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसको बताया गया है? मूल अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बताया गया है। और मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी किसको देता है? अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को रक्षक तथा मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है कि यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें उन मूल अधिकारों को दिलाने की गारंटी किसकी है? उच्चतम न्यायालय की है। और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी किसकी है? उच्चतम न्यायालय की है। अनुच्छेद 32 का मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन या उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 का हमारे मूल अधिकार को हनन हो रहा है तो उच्च न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हम उन रिटों का बात करें तो वो कौन कौन सी रिट है? एक तो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है
हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। इंग्लिश का ही नाम याद रखना, अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश का ही नाम आता है। दूसरा इसकी बात करें तो दूसरी आती है परमादेश, परमादेश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैंडमस, मैंडामस, मैंडेमस। इसके बाद तीसरी की बात करें, तीसरी आती है प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। इंग्लिश के नाम याद रखना ताकि हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आए। और चौथी आती है, वो आती है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। इसको बोला जाता है सर्टेरियो, CRITIOR सर्टेरियोरी। इसके अलावा लास्ट आती है हमारी, वो है अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। ये है, इसकी बात करें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है को वारंटो, इसको बोला जाता है को वारंटो। को वारंटो ये बोला जाता है। अब बात करें इनमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षण हैबियस कॉर्पस में क्या है कि अगर किसी को अवैधानिक तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाता है। यह है कि जिसको भी बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध किसी चीज को रोकने के लिए है, किसी को चीज को क्या करता है, रोका जाता है। उत्प्रेषण क्या है, ये क्या है, उत्प्रेषण है प्रमाणित होना या प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, प्रमाणित होना या प्रमाणित करना। अधिकार पर्चा का मतलब है किस अधिकार से, किस अधिकार से आप किस पद को धारण कर रहे हो, ये बताया गया है किस अधिकार से। इन हम अनुच्छेद 32 की विस्तार से चर्चा नेक्स्ट क्लास में इन अधिकारों की क्रीटों की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 हमने पढ़ा संपत्ति का अधिकार। ये क्या है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसमें अनुच्छेद हमने क्या बात की, इसके बाद हमने बात की कि अनुच्छेद 31 से राज्य जनहित में क्या कर सकता है, हमारी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है और क्या कर सकता है, और उसके लिए जो हमें राशि दी जाएगी उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 31 बी में हमने पढ़ा, अनुच्छेद 31 बी में हमने पढ़ा कि अगर किसी अधिनियम को 90वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 31 सी। इसमें हमने बात की कि अनुच्छेद 39 बी व 39 सी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसद कोई कानून बनाती है और उन कानूनों के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है तो भी इन कानूनों को अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात 39 बी 39 सी के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो मान्य होंगे और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत यदि हमारा मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय को क्या हम संविधान का क्या बताया गया है, मूल अधिकारों का रक्षक व मूल अधिकारों का संरक्षक की गारंटी प्रदान की गई है। इसके अलावा 5 प्रकार की क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है। उनमें हमने बात की बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा। बंदी प्रेक्षण का मतलब किसी न्यायालय के समक्ष पेश करना, परमादेश की किसी कार्य के लिए आदेश देना, प्रतिषेध कोई सही कार्य नहीं कर रहा तो उसको रोकना, उत्प्रेषण की जो भी आपके द्वारा सबूत को प्रमाणित होना, और अधिकार पर्चा किस अधिकार से, इन सब की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको हमारी जो क्लास चल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी और हमने बात की आप अनुच्छेद 29 व 30 की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 के इन रिटों की, न्यायालय के क्या क्या शक्ति है, और हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 226 उस न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो भी रिट जारी कर सकता है। इनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किसके पास अधिकार ज्यादा है, किसके पास अधिकार कम है। उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकार के मामले में अधिकार ज्यादा है या उच्च न्यायालय के पास अधिकार ज्यादा है। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।